हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याओं वाला टॉपिक फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और सेकंड ग्रेड साइंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर, अगर हम जनरली कहें तो क्वांटम संख्याएं एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होती है। जैसे मान लो, अगर हम अपने मिलने वाले को कोई लेटर लिखते हैं तो एड्रेस में हम उसका जिला लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कि उसकी तहसील कौन सी है, फिर हम लिखते हैं उसका गांव कौन सा है, और फिर हम लिखते हैं कि उसका मकान नंबर कौन सा है। तो क्वांटम संख्याएं भी हम हमें इलेक्ट्रॉन के कोश, उपकोश, कक्षक और उसके स्पिन के बारे में जानकारी देती है। अगर हमें क्वांटम संख्या की जानकारी है तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश, कौन से उपकोश, कौन से कक्षक और उसका स्पिन क्या है, प्लस हाफ है या माइनस हाफ। तो डेफिनेशन की बात करें, क्वांटम संख्याएं क्या होती है? वह संख्याएं जिनकी सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी प्राप्त हो, उनको हम बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं क्या है? वह संख्याएं जिनकी सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी प्राप्त हो, उनको हम क्या बोलेंगे? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्याएं, सेकंड द्विगंशी क्वांटम संख्या, थर्ड चुंबकीय क्वांटम संख्या और फोर्थ चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये है चार प्रकार की है। क्या होती है कभी? कौन कौन सी? तो इसमें हम सब हेडिंग लगा रहे हैं। क्वांटम संख्या का नंबर एक, मुख्य क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का जो खोजकर्ता है, जिसने इसके बारे में बताया था, वो है नील्स बोर। बोर मॉडल में हमने इसके बारे में पढ़ा था। खोजकर्ता है नील्स बोर। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनकी ऊर्जा स्थिर होती है, जिन्हें कक्षा कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो खोजकर्ता है नील्स बोर। मुख्य क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन अव्र के आकार की जानकारी मिलती है। इससे हमें कोश या कक्षा की जानकारी मिलती है। तो मुख्य, हर एक जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, आप साथ में नोट करते जाएं। मुख्य क्वांटम संख्या से कोश, जिसको कक्षा भी बोलते हैं, की जानकारी प्राप्त होती है। यदि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है तो कोश कौन सा होगा? जब एक है तो कोश होगा k, दो है तो l, तीन है तो n, चार है तो n और पांच है तो
O। तो यदि हमें n का मान पता है तो हम कोष संख्या बता सकते हैं कि कोष कौन सा है। यदि n का मान 1 है तो कोष k, 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो m और 5 है तो o। फिर इससे इलेक्ट्रॉन अग्र, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता होती है, इलेक्ट्रॉन अग्र के आकार की जानकारी मिलती है। आकार यानी साइज, छोटा है या बड़ा। आकृति अलग होती है, आकार होता है या तो छोटा या बड़ा। अब कोष का जो आकार है वो समानुपाती होता है एन स्क्वायर के। जैसा कि हमने बोर की कक्षा की त्रिज्या में लिखा था कि त्रिज्या r बराबर होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यानी जो कोष का आकार है वो कोष संख्या या जो कोष का आकार है ये मुख्य क्वांटम संख्या के समानुपाती है, और वो भी वर्ग के। इसका मतलब क्या हुआ, एन का मान अगर बढ़ता है, बढ़ने पर कोश का आकार बढ़ता है। यदि n का मान 2 है और n का मान 3 है, तो जब n का मान 3 है तो कोश का आकार बढ़ा। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा कोश का आकार बढ़ेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा। इसको हम सेकंड टाइप ये कह सकते हैं कि n का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है। फिर कोश की जो ऊर्जा है समानुपाती होती है -1/n²। यानी अगर कोश की ऊर्जा जो है वो 1/n² के समानुपाती है, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का। ये भी हमने निकाला था कि जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है, -13.6 z²/n²। अब ये समानुपाती का निशान, लेकिन चिन्ह आगे किसका है, माइनस का। यानी यदि n का मान बढ़ेगा तो कोश की ऊर्जा का ऋणात्मक मान घटेगा, नेगेटिव वैल्यू है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि n का मान बढ़ने पर कोश की ऊर्जा का धनात्मक मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ऋणात्मक मान, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा कोश की ऊर्जा का ऋणात्मक मान बढ़ेगा, तो धनात्मक मान क्या होगा, देखो जैसे जैसे वापस बता रहा हूं, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा कोश की ऊर्जा का ऋणात्मक मान घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कोश संख्या बढ़ने पर या युग्म है, n का मान बढ़ने पर कोश की ऊर्जा का ऋणात्मक मान घटता है तो धनात्मक मान बढ़ेगा। क्योंकि देखो कोश की ऊर्जा समानुपाती -1/n² है, यानी यदि n का मान बढ़ा तो कोश की ऊर्जा का ऋणात्मक मान घटेगा, अर्थात धनात्मक मान बढ़ेगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, n का मान बढ़ने पर कोश की ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ऋणात्मक मान घटेगा तो धनात्मक मान बढ़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि धनावेशित नाभिक से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वीं कक्षा में या कोश में उपकोश जो है, उपकोश की संख्या ये किसके बराबर होगी, n के। एक कोश में कक्षों की जो संख्या है वो बराबर होगी n² के, और एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होंगे 2n² के।
अब देखो, यदि देखो यहां मैं लिख देता हूं कोश और यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन। यदि कोस 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है होंगे 2 × 1 का स्क्वायर 2। यदि कोस का मान 2 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 2 का स्क्वायर 8। यदि कोस का मान 3 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 3 का स्क्वायर 18। यदि n का मान 4 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएंगे 30। तो इस प्रकार यदि हमें कोस की वैल्यू पता है तो उस कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये बात की हमने मुख्य क्वांटम संख्या की। अब हम सेकंड ले रहे हैं विगंसी। एनसीईआरटी बुक में इसका एक और नाम दिया हुआ है बोहम क्वांटम संख्या। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। और इसका जो खोजकर्ता था उसका सोमरफेल्ड। द्विगंसी क्वांटम संख्या से हमें उपकोष की जानकारी मिलती है। इससे हमें इलेक्ट्रॉन अवर की आकृति का ज्ञान होता है। देखो, सबसे पहले इससे इलेक्ट्रॉन अवर की आकृति की जानकारी मिलती है। आकृति का मतलब क्या होता है कि वो कैसा है, डमलाकार है या गोलाकार है, बेलनाकार है। आकार और आकृति में यही फर्क होता है। आकार का मतलब है छोटा या बड़ा, और आकृति का मतलब दिखने में कैसा है, आयताकार है, समतलीय है, वर्गाकार है, घनाकार है, ऐसे। सेकंड, इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे उपकोष की जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉन अवर के आकृति की जानकारी मिलती है। सेकंड, इससे हमें कोष की जानकारी मिलती है। और जो एल का मान है वो एन से दिया जाता है, या जो एन एल का मान है वो एन के मान पर निर्भर करता है। तो हम एल की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला एल इक्वल टू 0 से n-1 तक। लेकिन इसको कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो यहां हम ले रहे हैं वैल्यू ऑफ एन का मान, यहां हम ले रहे हैं वैल्यू ऑफ एल का मान, तो यहां हम ले रहे हैं कोश। और आगे बोलते हैं कोश की आकृति। अब देखो, एन का मान क्या हो सकता है, एन का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एन का मान जब 0 होगा तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अनंत, जो संभव नहीं है। एन का मान 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जब n का मान 1 है तो l का मान होगा 0 से n-1। तो एक तो वैल्यू होगी 0, फिर n-1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। जब n की वैल्यू 2 होगी तो एक तो मान होगा 0, फिर n-1 यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1। ऐसी जब n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू होगी 0। देखो, जब n 3 है तो l की वैल्यू एक तो 0 से 0, फिर 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2। तो 0, 1, 2।
और फिर जब n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3। n माइनस 1 तक है तो 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 0 से 3 तक। जब l की वैल्यू 0 है तो उपकोष होगा s, लेकिन क्योंकि n 1 है तो उपकोष हो जाएगा 1s। जब n की वैल्यू 2 है तो 0 और 1, तो 0 है तो 2s और 1 है तो p, लेकिन n का मान 2 है तो 2p। ऐसे ही 0 है तो s हो जाएगा, 1 है तो p हो जाएगा, 2 है तो d हो जाएगा। ऐसे ही 0 है तो s, n का मान 4 और s, n का मान l का मान 1 है तो p और p, 2 है तो d और d, और 3 है तो f और f। जब उपकोष s होता है आकृति होती है गोलाकार, जब p होता है तो आकृति होती है डबलाकार। यदि d है तो आकृति होगी द्विडबलाकार। और यदि f है तो आकृति होगी जटिल। तो यहां पर रिजल्ट ये निकला कि हम l के मान से उपकोष बता सकते हैं कि उपकोष कौन सा है। यदि आपको ये 1 2 3 से अगर डाउट हो रहा है तो सीधा l का मान 0 तो उपकोष s, 1 तो उपकोष p, 2 तो उपकोष d, 3 तो उपकोष f। ये हम कर सकते हैं। ये 1 2 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि फिर कंफ्यूज होगा, ये भी ऐसे ये भी ऐसे। l का मान 0 होगा तो उपकोष तो s ही होगा, लेकिन इसकी क्वांटम संख्या का मान कितना है, 1, तो ये 1s है, ये 1s कोष का उपकोष है। ऐसे ही देखो यहां मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, एक कोष में उपकोष की संख्या n के बराबर है। तो यहां पर n का मान जब 2 है तो उपकोष कितने होंगे, 2 s और p। जब n का मान 3 है तो उपकोष भी 3 होंगे, 0 1 2 s p d। जब n का मान 4 है तो उपकोष की संख्या भी n के बराबर होगी, 4 s p d और f। तो ये अपना जो फॉर्मूला ये वेरीफाई होता है कि यदि हमें n का मान पता है तो n के मान से हम उपकोष की संख्या बता सकते हैं, और उपकोष की संख्या n के मान के बराबर होती है। थोड़ा इरेज करते हैं। तो हम बात करेंगे सेकंड क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान n पर डिपेंड करता है। अब देखो ये जो एस पी डी एफ जो वर्ड है, एस पी डी व एफ, ये वर्ड जो है शब्द स्पेक्ट्रमी विज्ञान से लिए गए हैं। इसमें जो एस है इसका मतलब है सार, पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज, और एफ का मतलब है फंडामेंटल। अब जो उपकोष है उस उपकोष में कक्षकों की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, उपकोष में कक्षकों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला है बराबर 2a+1। अभी इसको हम वेरीफाई करेंगे आगे। और सेकंड उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ये है इसका डबल 2l+1। अब जो मैं लिख रहा हूं इसको आप स्टार मार्क करके लिखें। यदि n और l का मान बराबर है वे n के मान से l का मान बड़ा है,
तो ऐसा कक्षक या ऐसा कोश कह सकते हैं संभव नहीं होता। जैसे मान लो ये कहते कि 1p, या ये कहते 2d, या ये कहते 3f। तो जब n और n का मान बराबर हो और n का मान l से छोटा हो तो ऐसा कक्षक संभव नहीं होता। जैसे मान लो n का मान हमने लिख दिया 1 और l का मान भी 1, तो 1p हो गया। n का मान 2, l का मान 2, तो 2d हो गया। तो ऐसा संभव नहीं होता। ये हमने बात की ह्यूजेंस क्वांटम संख्या। अब हम आ रहे हैं नंबर 3 क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो खोजकर्ता है वो है लिंडे। नाम बड़ा अजीब है। खोजकर्ता कौन है? लिंडे। चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें कक्षक की जानकारी मिलती है। इससे हमें इलेक्ट्रॉन अब्र के आकार की जानकारी, सॉरी इलेक्ट्रॉन, इससे हमें क्या मिलती है? एक तो कक्षक की जानकारी मिलती है, इससे हमें इलेक्ट्रॉन अब्र के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है कि वो x अक्ष पर है, y अक्ष पर है या z। अभिविन्यास क्या होता है कि जो दिया गया इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की प्रायिकता x अक्ष पर है, y पर है या z पर है या इन दोनों के बीच में है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? इससे कक्षक यानी ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है। फिर इससे इलेक्ट्रॉन अब्र के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है। जो m का मान है ये l के मान से दिया जाता है। तो m का मान l से दिया जाता है। और m का मान कैसे देंगे? m बराबर माइनस l, 0 से प्लस l तक। अब देखो ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं l का मान, फिर हम लेते हैं m का मान और फिर हम यहाँ लेते हैं कक्षक। यहाँ मान लो n ले लेते हैं, तो n छोड़ते हैं, n से ज्यादा दिक्कत होगी। l का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो n का मान क्या होगा? माइनस l से 0 से प्लस l, 0 होगा। कक्षक क्या होगा? सिंगल, और उसका नाम क्या होगा? s। जब l का मान 1 है तो m का मान होगा माइनस l से 0 से प्लस 1, यानी माइनस 1, 0, प्लस 1। कक्षक कौन सा होगा? p, जैसा माइनस 1, 0, प्लस 1, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जब l का मान 2 होगा तो m का मान माइनस l यानी 2 से प्लस l, प्लस -2 से +2 तक पहुंचना है। तो इसके बाद आएगा -1, फिर आएगा 0 और फिर आएगा +1, फिर आएगा +2। तो यहां पर जो कक्षक है वो होगा डी। डी में कितने होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4। डी एक्स वाई
डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई जेड और डी एक्स जेड। यहाँ पर वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक इसी प्रकार पी एक्स और पी वाई +1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, लेकिन पी जेड कितना होगा 0। तो यदि एल का मान 0 है तो कक्षक होगा एस, एल का मान 1 है तो कक्षक में होंगे 3 पी एक्स पी वाई और पी जेड। जब एल का मान 2 है तो कक्षक होंगे 5 डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो हमें m का मान क्या बता रहा है, कक्षक ही बता रहा है। जब m का मान 0 है तो कक्षक s है, यानी ये कक्षक है। जब l का मान 1 है तो कक्षक 3 है px py pz, और जब l का मान 2 है तो कक्षक कितने हैं 5 dxy dyz dz स्क्वायर dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो m के मान से हम अधिकतम अभिविन्यास बता सकते हैं। इसको एम की बजाय हम ये कर लेते हैं एम। एम के मान से हम अधिकतम अभिविन्यास यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो हमें कक्षकों की जानकारी मिलती है वो हम बता सकते हैं। यदि एम का मान 0 है तो अधिकतम अभिविन्यास है 1, यानी एक ही कक्षक संभव होगा। जब एल का मान 1 है तो अधिकतम अभिविन्यास है 3 -1 0 +1, यानी कक्षक कितना होंगे 3। जब एल का मान 2 है तो अधिकतम अभिविन्यास होंगे 5, तो कक्षक कितना होंगे 5। अभिविन्यास -1 -2 -1 0 +1 +2। जब एल का मान 3 है तो अधिकतम अभिविन्यास होंगे 7 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, क्योंकि अभिविन्यास हमें कहां से पता चलेगा -1 से +1 तक की वैल्यू से। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यदि हमें एल का मान पता है तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कक्षक। तो देखो कक्षक कैसे ज्ञात करेंगे, 2l + 1। अब मान लो एल की वैल्यू 1 है तो कक्षक कितने होंगे 2 × 1 + 1। जब एल की वैल्यू कितनी है 1 तो कक्षक कितने होंगे, तो एल की वैल्यू लग दिया 2 × 1 + 1 तो कक्षक कितने होंगे 3 है। जब एल की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 + 1 तो कक्षक कितने होगा 1। जब एल की वैल्यू 2 है तो एल 2 × 2 + 1 तो 2 × 2 4 और 1 5, कक्षक कितने होंगे 5। ऐसे 3 होंगे तो कक्षक कितना होंगे 7। तो इस प्रकार हम 2l + 1 की वैल्यू से एक उपकोष में कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और कक्षकों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे अधिकतम अभिविन्यास। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे हमें कक्षक की जानकारी मिलती है और इलेक्ट्रॉन अब्र के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है। यदि L का मान 0 है तो अधिकतम अभिविन्यास 1, 2 है तो अधिकतम अभिविन्यास 5, 3 है तो अधिकतम अभिविन्यास 7, और L का मान 1 है तो अधिकतम अभिविन्यास कितने होंगे 3। और ये अभिविन्यास ही क्या है कक्षक। 0 है तो कक्षक होगा 1, L की वैल्यू 1 है तो कक्षक होंगे 3 px py pz। ये जो कक्षक है इसका उपकोष क्या है s, ये जो कक्षक है इसका उपकोष क्या है t, और ये जो कक्षक है इसका उपकोष क्या है d। यानी कोश उपकोष कक्षक। अभी मैं इनको जब वापस सबमिट करूंगा सबको शामिल करूंगा तो वहां जानकारी दूंगा। नंबर 4 और लास्ट चुंबकीय क्वांटम संख्या है क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसका खोजकर्ता था यूलेनबेक और गोल्डस्मिथ। खोजकर्ता दो वैज्ञानिक थे यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ। इस क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन के अक्षीय चक्रण की जानकारी मिलती है। एस के 2 ही मान संभव है +½ -½
यदि एस की वैल्यू प्लस हाफ है तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज होगा, जैसे अपने घड़ी की सुई घूमती है। यदि इसका माइनस वैल्यू माइनस हाफ है तो चक्र एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो इससे इलेक्ट्रॉन के अक्षीय, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है उसकी जानकारी मिलती है। एस के दो मान संभव है, कौन कौन से? प्लस हाफ व माइनस हाफ। यदि एस की वैल्यू प्लस हाफ है तो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है ये क्लॉकवाइज होगा, जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, घड़ी की सुई की तरह ऐसे। और यदि एस का मान माइनस हाफ है तो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगा, यानी कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ऐसे। तो चक्र क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन के अक्षीय चक्रण की जानकारी मिलती है। इसकी वैल्यू अगर प्लस हाफ है तो चक्रण क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई की जैसे। माइनस हाफ है तो इसका चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होगा। एस के मान से हम चक्रण या कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। कक्षीय कोणीय संवेग की वैल्यू है एस एस प्लस वन का रूट इंटू एच अपॉन। इस फॉर्मूले से यदि हमें चक्र क्वांटम संख्या की वैल्यू पता है तो हम चक्रण या कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। तो चार क्वांटम संख्याओं को हमने यहाँ एक बार पढ़ लिया है। अब मैं इनको वापस आपको 2 मिनट में रिवीजन करके बता कि किस प्रकार हम इनसे रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बोर्ड में अच्छे से इरेज कर लेता हूं, देखते हैं। अब देखो, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं जिससे हमें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी प्राप्त हो। इसमें जो मुख्य क्वांटम संख्या है एन, इससे हमें एक जानकारी मिलती है कोस, और एक जानकारी मिलती है आकार। यदि हमें एन का मान पता है, एन के मान से हम कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है एम आर बराबर एन एच अपॉन 2 ये किसने दिया था? बोर्ड ने भी दिया था। फिर जो कोश है, इस कोश में जो कोश है उसका फॉर्मूला है एन। कोश में जो कक्षक है, ये चीज आप जरूर अच्छे से नोट करें। वापस मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, ये जो हमने टॉपिक आज पढ़ा है, इसी का रिजल्ट है वो एन स्क्वायर। फिर दूसरी जो क्वांटम संख्या है जिसका नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, खोजकर्ता समरफील्ड है। इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? उपकोष, और किसकी जानकारी मिलेगी? इलेक्ट्रॉन नंबर की आकृति की। इसके मान से भी हम कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं।
कक्षीय कोणीय संवेग का फॉर्मूला है L+1 का रूट इंटू H1/y। फिर एक कोश में कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2L+1 और उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2 × 2L+1। यदि इसकी वैल्यू यानी L की वैल्यू 0 है तो उपकोश होगा S, 1 है तो उपकोश होगा P, 2 है तो उपकोश होगा D और 3 है तो उपकोश होगा F, 4 है तो उपकोश होगा G। क्योंकि आकृति की बात कर रहे हैं तो S की आकृति गोलाकार, P की डंबलाकार, D की द्विडंबलाकार और F की जटिल आकृति होती है। तीसरी जो क्वांटम संख्या है जिसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या, खोजकर्ता लिंडे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें कक्षक की जानकारी मिलती है और इलेक्ट्रॉन नंबर के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है। यदि L का मान 0 है तो कक्षक होगा 1, L का मान 1 है तो कक्षक होंगे 3, L का मान 2 है तो कक्षक होंगे 5 और L का मान 3 है तो कक्षक होंगे 7। लास्ट जो क्वांटम संख्या है जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या, खोजकर्ता यूरेनबेक गोल्डस्मिट S द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी मिलती है। यदि S बराबर +½ है तो चक्रण होगा क्लॉकवाइज और S -½ है तो चक्रण होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, पहले कोश है, कोश में उपकोश है और उपकोश में क्या है? कक्षक, और कक्षक में क्या है? इलेक्ट्रॉन। कोश 1 तो उपकोश भी 1, कक्षक भी 1 और उस कक्षक का नाम क्या है? S। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कोश अगर 2 है तो उपकोश, देखो कोश अगर 2 है यानी कोश क्या है? N की वैल्यू, उपकोश क्या है? L की वैल्यू, कक्षक क्या है? M की वैल्यू। तो यदि कोश 2 है तो उपकोश कितने होंगे? 2 उपकोश होंगे, एक होगा S, एक होगा P। अब S में जो कक्षक है 1 होगा और P उपकोश में कक्षक कितना होंगे? 3। ऐसे ही N की वैल्यू अगर 3 है तो उपकोश होंगे 3, S, P, D। S उपकोश में कक्षक 1 होगा, P उपकोश में कक्षक होंगे 3, D उपकोश में कक्षक कितना होंगे? 5। ऐसे ही N की वैल्यू 4 है तो उपकोश 4 होंगे, S, P, D, L। S उपकोश में कक्षक 1, P उपकोश में कक्षक 3, D उपकोश में कक्षक 5 और A उपकोश में कक्षक 4। ये यहां से भी पता चलता उपकोश में कक्षक, यदि N की वैल्यू 3 है तो 2 × 3 + 1 कितना हो गए? यदि हम यहाँ रखें L की वैल्यू 3 तो 3 का डबल 6 और ये कितना हो जाएगा? 7। तो इसे अगर रखें तो 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14। तो यदि N की वैल्यू 1 है तो उपकोश 1 होगा, क्योंकि N उपकोश N ही होंगे। 2 है तो उपकोश 2, 3 है तो उपकोश 3, 4 है तो उपकोश 4। लेकिन उपकोश में जो कक्षक है, यदि उपकोश 1 है तो उसमें कक्षक 1 ही होगा, यदि उपकोश 2 है तो कक्षक कितना होंगे? 4 होंगे, क्योंकि ये देखो कोश में कक्षक n², तो कोश अगर 2 है तो कक्षक n² 4 होगा, 1 ये 3 4, 3 है तो 9 होंगे, 5 3 8 1 9। तो और कक्षक की जो संख्या है, जैसे 3 और 1 4 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। या 5 3 8 1 9 का डबल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। तो इस प्रकार जो क्वांटम संख्याएं हैं इसको हम इस प्रकार
समराइज कर सकते हैं। इसमें कई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिसकी सहायता से आप सीधे कक्षक में उपकोष कोष में उपकोष, कोष में इलेक्ट्रॉन, कोष में कक्षक ज्ञात कर सकते हैं। एक उपकोष में कक्षक और एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अपने क्वांटम नंबर वाला टॉपिक समाप्त होता है। अगर मेरे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।